अब अपन स्क्वायर वेव देखते हैं। सबसे पहले वेव फॉर्म बनाते हैं स्क्वायर वेव की। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये टी है, ये वाई एक्सिस है, मैंने आई ले लिया। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आई एम, ये 0 है, ये टी है, ये 2t है अपना। ठीक है, ये अपनी एक साइकिल है, फुल साइकिल है यहां तक। अब देखो अपने को क्या निकालना है फॉर फुल साइकिल। ठीक है, सबसे पहले फॉर कंप्लीट साइकिल निकाल लेते हैं यहीं पे। फॉर फुल साइकिल, ठीक है, फुल साइकिल के लिए आई एवरेज कितना आएगा 0। ऐसे देखे तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एवरेज अपना कितना हो गया 0। और आई आर एम एस क्या आएगा, आई आर एम एस सेम एज ऑफ हाफ साइकिल। तो अब अपन क्या करते हैं, हाफ साइकिल के लिए आई आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलो अब अपन हाफ साइकिल पे आते हैं। तो हाफ साइकिल में अपने 1/t जो अपन लिखते हैं फॉर्मूले में 1/t, उसमें क्या है वो बेस लेंथ होती है। तो बेस लेंथ कितनी है अपनी t, बेस लेंथ अपनी t है। ठीक है, बेस लेंथ अपनी t हो गई, और अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट हाफ साइकिल लिए कहाँ तक जाएगी, अपनी हाफ साइकिल तो यहीं पे रह गई, तो अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट भी कहाँ से जाएगी 0 से t। अब अपन बात करते हैं आई डी टी। तो अपना आई क्या रहेगा, अब देखो इस वेव फॉर्म में देखें तो ये जो है ये जो वैल्यू ये जो अपना फैला हुआ है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है ना, तो अपने यहाँ पे जो आई की वैल्यू रहेगी वो यही रहेगी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज आई एम, यही रहेगी। ठीक है, जो अपनी आई एम की वैल्यू है। ठीक, क्योंकि ये कहीं कट नहीं कर रहा। वैसे ही यदि कोई अपने पास क्वेश्चन ऐसा होता, जैसे ये इस पे फैला हुआ है, कोई क्वेश्चन अपना ऐसे होता वाई एक्सिस के, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये वाई एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा ना, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी जो एक्स एक्सिस पे रहेगी, यही अपन देखते हैं, है ना। तो वैसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आई की, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई एम। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। आई एवरेज कितना आएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई डी टी। 1, इसकी बेस लेंथ कितनी है 1/t, इसका इंटीग्रेशन भी 0 से t रहेगा, है ना, 0 से t रहेगा, और i की वैल्यू कितनी है आई एम डी टी। ठीक है, तो 1/t हो गया, आई एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा t, ये 0 से t वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई एम अपॉन t इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t से t कैंसिल, तो अपनी आई एवरेज कितनी आई आई एम, तो अपनी आई एवरेज कितनी आ गई आई एम। ठीक, अब अपन निकालते हैं आई आर एम एस। वही फॉर्मूला फटाफट लिख लेते हैं। 1/t बेस लेंथ t है, इंटीग्रेशन भी हाफ साइकिल का 0 से t रहेगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आई एम स्क्वायर डी टी, आई एम स्क्वायर डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, इसको यहां पे लिख लेते हैं ना, ये हो जाएगा 1/t
0 से t im स्क्वायर dt। ठीक है, तो im कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा im स्क्वायर अपॉन t। 1 इंटू डी टी कितना होएगा, t आ जाएगा, और लिमिट क्या रहेगी अपनी 0 से t। ठीक है, तो अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में im स्क्वायर अपॉन t इंटू टी, तो बाहर आएगा अंडर रूट के im। तो देखो यहाँ पे क्या आया अपने पास, IRMS की वैल्यू क्या आ गई im, और अपने हाफ साइकिल की आई एवरेज की वैल्यू भी कितनी आ गई im। ठीक है, दो चीजें निकल गई, एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। ठीक, अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर निकाल लेते हैं। पीक फैक्टर को अपन किससे डिनोट करते हैं, KP से। KP ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है im, RMS वैल्यू कितनी है im, तो KP कितना आ जाएगा 1। वैसे KF निकालते हैं, KF है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू कितनी है im, एवरेज भी कितनी है im, तो कितना आ जाएगा 1। तो अपना फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों ही क्या आया स्क्वायर वेव के केस में 1। ठीक है, सबसे आसान वेव थी स्क्वायर वेव, तो अपन ने स्क्वायर वेव भी देख ली अभी। ठीक है, आसान है। सबसे पहले क्या करा, एवरेज वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर अपन ने उसकी RMS वैल्यू निकाल ली, फिर फॉर्म और पीक फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए अपन एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो अपने को और चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन में किस तरह से अपन से क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर, कि किस तरह से एवरेज, RMS, पीक और फॉर्म फैक्टर्स अपने से कैलकुलेट करा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द एवरेज करंट। ठीक है, एक रैंडम सी वेव फॉर्म मुझे दे रखी है। ठीक है, इस वेव फॉर्म को देख के एक चीज़ तो पता चल गई कि ये वेव फॉर्म सिमेट्रिकल तो नहीं है, ना x एक्सिस के अराउंड ना y एक्सिस के अराउंड। ठीक है, लेकिन एक चीज़ पता चल गई कि ये जो वेव फॉर्म है ये पीरियोडिक ज़रूर है, कि वो इतने टाइम के बाद अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है ना, इस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है 0 से 6 के बीच में। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई बेस लेंथ, तो t अपना क्या हो गया कैपिटल T 6, अपनी बेस लेंथ क्या हो गई t इक्वल टू 6। अब देखिए इस वेव फॉर्म में इधर देखो ये ट्रायंगुलर वेव दिख रही है, ये स्क्वायर वेव दिख रही है, ये स्क्वायर वेव है कि रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर वेव है, ये भी कैसी है अपनी रेक्टेंगुलर वेव है। भाई ये भी -10 होगा, ये रेक्टेंगुलर वेव है। ठीक है, अब इस वेव को देखने के लिए तो असिमेट्रिक वेव हो गई, यहाँ लिख लेते हैं अपन, असिमेट्रिक वेव। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अपन एक काम करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। एक्स एक्सिस अपना t है ना, तो इस t को अपन 3 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, जहां जहाँ पे इसकी वेव फॉर्म, मतलब जहां जहाँ पे इसका शेप बदल रहा है। एक तो 0 से 2 सेकेंड्स में हो रहा है, एक 2 से 4 सेकेंड्स में हो रहा है, एक 4 से 6 सेकेंड्स में हो रहा है। तो इसको वेव फॉर्म को अपन तोड़ लेते हैं। जब t की वैल्यू 0 से 2 है तब अपनी यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर वेव। जब अपना t 2 से 4 है तब अपनी रेक्टेंगुलर वेव है, और सिमिलरली जब अपना t 4 से 6 है तब भी क्या है, रेक्टेंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव। ठीक है, अब अपन इसके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू होगी। सबसे पहले ट्रायंगुलर वेव के लिए लिखते हैं। देखें यदि अपन 0 से 2 के अंदर ट्रायंगुलर वेव,
ये लाइन है, ठीक है। पहले इसको नेम दे देते हैं, ये ओ नेम हो गया, ये ए, ये बी, ए बी हो गया, ये हो गया एच, इसको जी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, ठीक है। तो अपनी ए बी क्या है, लाइन है, ये ए बी अपनी है। पहले ए बी की बात नहीं करते, पहले अपन 0 से 2 की बात करते। ओ ए अपनी लाइन है, ओ ए इज लाइन passing to origin, passing through origin। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू तो क्या होगी 0, क्योंकि ओरिजिन से पास है। x की वैल्यू क्या है t, y एक्सिस पे क्या है अपना i, अपने को m निकालना है। स्लोप, स्लोप क्या होता है, y एक्सिस पे कितना है, x एक्सिस पे कितना है। तो y एक्सिस पे कितना है 10, वही ट्राइंगल है तो हाइट अपॉन बेस 10 अपॉन 2 दैट इज 5 आ गया, तो ये अपना हो गया 5t। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 5t अपनी वैल्यू है। अब देखते हैं t को 2 से 4 के बीच में। अब 2 से 4 के बीच में देखें तो जो ए बी लाइन है वो अपने x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी अपनी 10, ठीक है। ये अपनी वैल्यू होगी 10। x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस को ये x एक्सिस मतलब t एक्सिस को ये कट नहीं कर रही, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। वैसे ही अब बात करें अपन 4 से 6 तक, ये लाइन EF है, ये भी अगेन x एक्सिस मतलब t एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जितना इसका y एक्सिस पे इसकी लाइन है कितनी है -10, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी -10, ठीक है। अपन ने क्या करा, ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, टाइम के हिसाब से इसको डिवाइड करके अपन ने इनकी वैल्यूज निकाल ली आई की, ठीक है। अब अपन देखते हैं आई एवरेज की अपनी वैल्यू क्या है। अब अपन आई एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब देखो आई एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, ये तो आई एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 0 से t, ठीक। अब यदि अपन इस फॉर्मूले में देखें तो अपनी जो लिमिट है वो 3 पार्ट्स में टूट रही है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को भी 3 पार्ट में तोड़ के लिख लेते हैं। तो देखो ऐसे हो जाएगा 1/t, बेस लेंथ कितनी है अपनी 6। अब इसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन पहले 0 से 2 में क्या वैल्यू आएगी 5t dt प्लस फिर कहां से जा रहा है 2 से 4, 2 से 4 में कितनी वैल्यू आएगी 10 dt, फिर कहां जा रहा है 4 से 6, 4 से 6 ये हो जाएगा -10 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/6 5t का क्या होता है इंटीग्रेशन, 5t का t²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 प्लस 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 dt का क्या होगा t, 2 लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट माइनस 10 बाहर आ गया, ठीक है। वही 1 dt का क्या होता है t, और ये हो जाएगा 4 से 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/6 5, t की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट कितनी है 0 प्लस 10, अपर लिमिट 4 -2 -10, अपर लिमिट कितनी है 6 -4, ये हो गया 1/6, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 × 2 प्लस, अब देखो 4 - 2 2 होता है, तो 2 × 10 20 माइनस इसका भी क्या आ जाएगा 6 - 4 2, तो ये 20 प्लस 20 -20 कैंसिल, 5 2 सा कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 10/6। अब इसको रिड्यूस कर दे लोएस्ट टर्म में, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा अप्रॉक्स अपना 1.66 एम्पियर। ये अपनी आ गई आई एवरेज, ठीक है। बड़ा आसान सा था। तो मैंने क्या किया, आपको असिमेट्रिक वेव एक अलग टॉपिक उठाने से अच्छा मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू, यदि एग्जाम में असिमेट्रिक वेव आ जाए कभी, ठीक है, अपने या कोई अपन से पूछ ले असिमेट्रिक वेव का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपने को ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए,
ठीक है, कुछ भी नहीं करना, वेव देखो कहाँ से पहले रिपीट हो रही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम में तोड़ लो, और तोड़ोगे तो आपको उसका शेप समझ में आएगा, उससे आप उसकी इक्वेशन लिख दो और इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का इसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड बताती हूँ। मैंने आपको आई एवरेज का एक फॉर्मूला बताया था, आई एवरेज का एक फॉर्मूला बताया था, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ ऑफ द कर्व, बेस लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, अब एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व देखिए वही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कर्व। ठीक है, तो पहला कर्व देखते हैं क्या है, पहला कर्व क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, ठीक, प्लस ऊपर है पॉजिटिव एक्सेस पे तो प्लस, ये क्या है रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया बेस क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है 2, लेंथ और ब्रेथ अपनी कितनी होगी 2 और 10, तो 2 इंटू 10। फिर नीचे वाले पे चलते हैं, ये माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, अगेन रेक्टेंगुलर है तो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय बेस लेंथ कितनी है 6, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा अपना 1.66 एम्पियर। ये तो और भी आसान है, इतना करना ही नहीं पड़ा, ये ऐसे ही सॉल्व हो गया। दोनों तरीके हैं, आपकी मर्जी, डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है आपको वो करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ने तो सिर्फ मुझसे एवरेज करंट पूछा है, मैं इस क्वेश्चन को और बढ़ा देती हूँ, मैं आपको इसका IRMS भी निकालना बता देती हूँ, पीक फैक्टर भी और फॉर्म फैक्टर भी। भाई IRMS जैसे ही आएगा पीक फैक्टर भी आ जाएगा और अपना फॉर्म फैक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब IRMS निकाल लेते हैं अपन, कैसे निकालेंगे, वही IRMS में भी यही तीनों चीजें काम आएगी। ठीक है, वही इंटीग्रेशन आई स्क्वायर, बस अपना जो ये है ये आई स्क्वायर में हो जाएगा। चलो करते हैं IRMS कैलकुलेट करते हैं। अब अपन IRMS कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले IRMS का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या होता है, IRMS क्या होता है, पहले इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt 0 से t 1/t और ये अंडर रूट, यही होता है। अब क्या करते हैं, इसकी लिमिट्स को खोलते हैं और आई की वैल्यू पुट करते हैं, फिर IRMS इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना अंडर रूट 1/t, बेस लेंथ कितनी है 6, बेस लेंथ तो 6 ही रहेगी अभी भी। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं अपन, पहले कहां जाएगा ये 0 से 2 में, 0 से 2 में कितनी वैल्यू है 5t, लेकिन 5t का क्या होगा होल स्क्वायर dt। ठीक, प्लस अब जाएंगे 2 से 4, i की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर dt। ठीक है, फिर करते हैं इसको 4 से 6, है ना, 4 से 6 कितनी है वैल्यू -10, -10 का स्क्वायर करते हैं dt। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व, 1/6, 5 कांस्टेंट है, लेकिन 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, टी स्क्वायर का क्या होता है t³/3, तो ये हो जाएगा अपना t³/3, इसकी लिमिट कितनी है 0 से 2। ठीक, प्लस 10 स्क्वायर कांस्टेंट है तो 100 बाहर आ जाएगा, 1 dt का क्या होता है t, लोअर लिमिट कितनी है 2, अपर लिमिट कितनी है 4, फिर प्लस -10 स्क्वायर का 100 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 1 dt का क्या होता है t, तो t 4 6,
ठीक, अब ये आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1/6, 1/6 25/3। टी क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 है ना, इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3। लोअर लिमिट 0 है तो 0 का 0 रह जाएगा। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, -0 हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी यही टर्म बनेगी। फिर 100, 4 - 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 100, फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/6 ये आ जाएगा 25 इंटू 8/3 प्लस 4 - 2 2, तो 2 इंटू 100 200 प्लस 100 इंटू 2 अगेन 6 - 4 2 होता है, तो ये हो गया 200। अभी करते हैं अपन इसको सॉल्व आउट। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6 ब्रैकेट में 25 इंटू 8 डिवाइड बाय 3 प्लस 400। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर जो आएगा उसको उससे प्लस करना, फिर 6 से डिवाइड करना, फिर उसका अंडर रूट लेना। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स 8.81 एम्पियर, 8.81 एम्पियर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? वही किया जैसे आई एवरेज में किया था, बस वही लिमिट्स तोड़ी थी, वैसे ही किया। बस आई आर एम एस के फॉर्मूले में क्या होता है, आई स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर करके इनको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अपन तीसरा भी निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? फॉर्म फैक्टर। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर भी निकाल लेते हैं और पीक फैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। और अपने फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज वेव की कितनी है? आई मैक्स कितना हो जाएगा इसका? 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 10 डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी अभी? 8.81। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1.13। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये क्या होती है, डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी। फिर लिखते हैं केएफ। ठीक है, आरएमएस वैल्यू कितना है? 8.81 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कितना है अपना? 1.66। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.3। ठीक है, मैंने आपको असिमेट्रिक वेव में भी क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि ऐसे वेव आएगी तो आपको उसको कैसे कैलकुलेट करना है। फिर अपन ने उसकी एवरेज वैल्यू निकाली, फिर आरएमएस वैल्यू निकाली, फिर पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर निकाला। ठीक है, इस टाइप में यही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, ताकि अपने को समझ में आ जाए कि अपन को क्या करना है और अपन ने क्या किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू 141.4 साइन 314t। ठीक है, इसने अपने को एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक, फाइंड, सबसे पहले क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू, देन आरएमएस वैल्यू, देन एवरेज वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड और द इंस्टेंटेनियस वैल्यू व्हेन t इक्वल टू 3 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है, क्या अपन इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर ले? सबसे पहले अपन अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं।
ठीक है, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यही होती है। ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर यदि अपन कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन को और अपनी क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है, तो अपना आई एम की वैल्यू कितनी आएगी 141.4, और ये आई एम ही क्या होता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई अपनी 141.4 एम्पियर। ठीक है, बाय कंपेयरिंग वी गेट आई एम इज इक्वल टू 141.4 एम्पियर। ठीक है, इसके नेचर से पता चल रहा है कैसी वेव है, साइनोसोडल। तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होता है, आई एम बाय रूट 2, आई एम बाय रूट 2 ही होता है। और अभी आई एम कितना निकाला अपन ने 141.4 डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो अपने अप्रॉक्स आ जाएगा 100 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया अपना 100 एम्पियर। इजी है। अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू कितना था साइनोसोडल के केस में, 2Im अपॉन पाई, 2Im अपॉन पाई। डालते हैं, Im की वैल्यू कितनी है 141.4 डिवाइडेड बाय पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा अप्रॉक्स 90 एम्पियर। अप्रॉक्स कितना आएगा 90 एम्पियर। ठीक है, तो ये अपना आई एवरेज भी आ गया, ये आ गया अपना 90 एम्पियर। अब अपने को निकालना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ओमेगा टी है, यहाँ पे टी गिवन है, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है बाय कंपेयरिंग 314। तो अपने ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 314। अगेन कंपेयर करके अपन ने निकाला 314 आ गई। ओमेगा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ इक्वल टू 314, 2 पाई एफ इक्वल टू 314। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आएगा 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड कितना होता है t इक्वल टू 1 अपॉन एफ 1/50, दैट कम्स आउट टू बी 0.02 सेकेंड्स और 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये अपनी आ गई 50 हर्ट्ज, ये अपना आ गया 0.02 सेकेंड्स। ये तो बड़ा आसान था चारों चीज़ें निकालना कि भाई, तो अपने कंपेयर करके फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से क्या अपन Kp और Kf की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। Kp क्या होता है, अपन से पूछा नहीं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। Kp क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 141.4 और RMS वैल्यू कितनी आई है अभी अपनी 100। तो ये तो अपना आ गया Kp। Kf कैसे निकालेंगे, Kf क्या होता है RMS वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू कितनी है 100 और अपनी एवरेज वैल्यू कितनी है 90। ये अपने Kp और Kf आ गए। 5 पार्ट पूछे थे अपन ने 7 कर लिए। ठीक है, अब अपन चलते लास्ट पार्ट पे। अब अपन इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं जब व्हेन t इक्वल टू 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है। तो एक बार एक काम करते हैं, पहले देखते हैं ये अपनी इक्वेशन कैसी है साइनोसोडल। तो पहले साइनोसोडल वेव बनाते हैं। ये ओमेगा टी एक्सिस है अपना, वाई एक्सिस क्या है आई। ये अपन ने अपनी साइन वेव बना दी।
ठीक है, ये 0, ये अपना हो गया 2 पाई, ठीक है, ये अपना हो गया पाई, और अपने इस वेव की वैल्यू कितनी है 1.141.4 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है, आप मुझे वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओ जब मेरा टी कितना आएगा 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, मतलब मैं मान लेती हूँ टी कितना आएगा अपना 3 मिली सेकेंड। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसने अपन से डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोली है टी इक्वल टू 3 मिली सेकेंड्स पे, तो अपना ये तो अपना टाइम एक्सिस ही रहता है, ओमेगा टी एक्सिस है ना ये। ठीक है, अब तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कि मान लो एग्जाम्पल ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपना टी मान लेते हैं है 3 मिली सेकेंड्स। तो ये वैल्यू अपने को बतानी है कि इस वैल्यू पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी, तो कैलकुलेट करते, तो अपना कितना आ जाएगा, आई 3 मिली सेकेंड्स पे कितना आएगा 141.4 साइन 314 मल्टीप्लाई बाय 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब ये इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 141.4 साइन, ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगे ये। -3 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, तो ये रेडियन में है, इनको मल्टीप्लाई करो, इसका साइन निकालो। ठीक है, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपका ये आएगा 114.35 एम्पियर। आई की वैल्यू आएगी एट 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को पता चला कि 3 मिली सेकेंड्स पे अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी आएगी 114.35 एम्पियर। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अब क्वेश्चन हो सकता है कोई 2 पार्टी पूछे, कोई ये सारे पार्ट्स ही पूछ ले, कोई केपी केएफ भी पूछ ले, तो मैंने आपको केपी और केएफ भी निकालना सिखा दिया। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूलेज अपने को रिवाइज हो गए। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लो किसी ने अपने को इक्वेशन ही नहीं दी। ठीक है, अब इक्वेशन नहीं देंगे आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो अपन उसको उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कैसे कंपेयर करेंगे, और कैसे फिर अपन आई मैक्स, आई एवरेज, आई आर एम एस ये सब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या किसी ने अपने को ऐसे लैंग्वेज में दे दिया कि व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 120 एम्पियर। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि इक्वेशन अब आप खुद लिख के मुझे बताइए कि इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, एंड देन उसने क्या बोला कि टाइम टेकन टू रीच 96 एम्पियर आफ्टर पासिंग मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसने उस क्वेश्चन के, और जो अपन ने क्वेश्चन किया ना अभी, उसका पूरा ऑपोजिट पार्ट पूछ लिया। मतलब जो उसने क्वेश्चन में अपने को गिवन दिया था और अपन से जो आंसर, उसने जो क्वेश्चंस पूछे थे अपन से, ठीक है, वही इसने यहाँ पे क्या करा, लैंग्वेज में दे दिया। अब जो उसने अपने को वहां पे गिवन दी थी ना इक्वेशन और ये सब अपने को निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एम्पियर दे रखा है, मतलब करंट की वैल्यू है, तो अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ करंट। तो क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, क्या होती है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यही होती है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो अपने को क्या बोला, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखो एक बार इसके लिए, अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखने के लिए, ठीक है, अपने को पहले देखते हैं अपने को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है देखते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और क्या दे रखी है, मैक्सिमम, मतलब आई एम दे रखा है, दैट इज 120 एम्पियर। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं।
Im दे रखा है, तो ठीक है, अपने को पता है, अपने को अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई f, तो 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 पाई। आप सॉल्व करेंगे तो अपना ओमेगा आएगा 377 रेडियन पर सेकेंड, ये आएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब अपन इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आई एम कितना दे रखा है 120, साइन ओमेगा कितना है 377t। ये तो अपना हो गया पहला पार्ट सॉल्व, ठीक है। गिवन देखा अपन ने पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या उसने अपन से पूछा है, मैंने ये सब लिख लिया, ठीक है। फिर उसने मुझसे बोला था राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, आप टी की वैल्यू डालो, बार बार आई की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है, हर पॉइंट पे। कर्व से भी देखा था अपन ने। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट क्या बोला है, टाइम टेकन निकालना अपने को, मतलब टी की वैल्यू निकालनी है टू रीच 96 एम्पियर आफ्टर पासिंग द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। एक काम करते हैं, पहले कर्व बनाते हैं। ओमेगा टी एक्सिस है अपनी, ये आई है, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, ठीक। अब यदि अपन देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है तो वो π/2 पे होगी, कितनी दे रखी है 120। अब इसने क्या बोला कि आप मुझे टाइम बताओ, मतलब इसकी वैल्यू बताओ, टाइम कितना रहेगा जब अपना 96 एम्पियर होगा आफ्टर पासिंग टू पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अपन चले, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 120 है, ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है टी की, जब मेरा कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद वो कितना हो गया होगा 96 एम्पियर। यहां कहीं 96 एम्पियर हुआ होगा, ठीक है, ये यहां पे डालते हैं। तो मुझे ये टाइम निकालना है, ठीक है, मुझे ये टाइम निकालना है, मतलब मुझे ये बेस लेंथ निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, निकालते हैं। एक काम करती हूं मैं, इस ग्राफ को उठा के यहां रख देती हूं, तो क्या होगा, मेरा जैसे ही ये वाला पार्ट ओरिजिन पे आएगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। एक ओरिजिन से एक वैल्यू में यहां तक निकाल सकती हूँ। कंपेरेटिवली पहले मैं ये भी फाइंड आउट करूँ, ये और ये तो मुझे निकालना ही है, ये निकालना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर देती हूँ। शिफ्टिंग द वेवफॉर्म, shifting the waveform in left side, in left side, तो ये वेव कैसी बनेगी, अगेन ये एक्सिस ओमेगा टी, ये एक्सिस ओमेगा टी, इसको शिफ्ट कर दें, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगेन ये पाई, ये 2 पाई, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 120, आई यहां कहीं मेरा 96 आएगा। तो क्या मैं इसको अब कैलकुलेट कर सकती हूं, कर सकते हैं, ये 0 है, अपने को ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये बेस लेंथ कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। अब देखूं मैं, यदि ये वेव को मैं देखूं, है ना, तो ये वेव मुझे क्या दिख रही है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ओरिजिन पे दे रहा है, तो ये कौन सी वेव हो गई है, साइन वेव किस में कन्वर्ट हो गई, कॉस वेव में। तो अब इसकी इक्वेशन क्या हो गई, आई इक्वल टू आई मैक्स कितना है 120 कॉस ओमेगा टी, सही है। और ओमेगा की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो अपन इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं 120 कॉस 377t, ठीक है। तो अब अपनी इक्वेशन क्या आ गई, आई इक्वल टू 120 कॉस 377t। आई मालूम है कि
किस इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, 96 पे, तो आई की वैल्यू पता है, यहाँ पे 96 लिख दे, ये हो जाएगा 120 cos 3770, कैलकुलेट करना आसान है, 96 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू cos 3770, ठीक है। तो अपने 377 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 96 अपॉन 120, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये डिवाइड में सॉल्व होके 0.8 होगा, फिर cos इनवर्स 0.8 निकालना, ठीक है। ये रेडियन में तो इसको भी रेडियन में रखना, ठीक है। फिर उसको 377 से डिवाइड करना, तो आपका t अप्रॉक्स आएगा 1.917 सेकेंड्स, 1.917 सेकेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना था। इस क्वेश्चन में अपने को क्या किया था, अपने को कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन थे, जैसे मैक्सिमम वैल्यू दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, बोला आप इक्वेशन निकालें, ठीक है। अपने इक्वेशंस भी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद उसने अपन से इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है अपने को, और उससे अपने को टाइम टेकन निकालना है कि भाई इतने इंस्टेंट पे कितना टाइम होगा, जब मेरा करंट इतना हो गया होगा वेव पे तो तब कितना टाइम होगा, ये मुझे कैलकुलेट करने को बोला, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू साइन की π/2 पे आती है, ठीक है। और फिर इधर मुझे उससे मैक्सिमम होके जाएगा, तो मतलब 96 इधर आएगा कहीं, ठीक है। अब 96 इधर आएगा तो मैंने नीचे यहाँ पे उसकी वैल्यू देखी, तो मुझे ये बेसलाइन निकालना रह गया। अब वो बेसलाइन निकालने के लिए क्या होगा, मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए, इसकी वैल्यू भी चाहिए, तभी मेरे पास बेसलाइन आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सिंप्लिसिटी के लिए इसको इधर शिफ्ट कर दिया ओरिजिन पे। ओरिजिन पे जैसे मैंने शिफ्ट किया, मेरी जो ये वेव फॉर्म है किस में कन्वर्ट हो गई, कॉस में, क्योंकि कॉस ही अपना मैक्सिमम वैल्यू देता है ओरिजिन पे, ठीक है, मतलब 0 पे, ठीक है। तो फिर मैंने देखा, तो मैंने इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट कर ली, फिर फटाफट आई की वैल्यू डाल दी, इंस्टेंटेनियस मतलब 96 डाल दी, और टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ये क्वेश्चन ये था। जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बन सकते थे वो अपन ने देखा, ठीक है।